नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 99वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप यदि भविष्य में नेता बनना चाहते हैं, यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, स्वयं की पॉलिटिकल पार्टी को बनाना चाहते हैं, तो यह लेक्चर आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही आपको इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए कि देश में किस प्रकार से राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, किस प्रकार से इसके संवैधानिक प्रावधानों को संविधान में रखा गया है, उसकी भी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आप राजनीतिक दल को बना सकते हैं, या इसके बारे में किस प्रकार से हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधानों को जोड़ा गया। राजनीतिक दलों को बनाने की स्थिति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो थोड़ा सा हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि पूर्व में हमारे यहाँ पर क्या हुआ करता था। हम देख सकते हैं कि पहले भारत में क्या हुआ करता था, जो कि अंग्रेज़ों के आने से पहले की जो स्थिति हुआ करती थी। उत्तर भारत में हमने मुगलों को देखा, दक्षिण भारत में चोर चेल पांड्य इस प्रकार के साम्राज्यों को देखा। तो हमारे यहाँ पर राजे रजवाड़े हुआ करते थे। तो इनकी जो रियासत हुआ करती थी, यह रियासत एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं उस राजतंत्र के हिसाब से चला करती थी। इनका छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसमें यह कर लगाते थे, उससे कर वसूलते थे, और इसके अलावा यह आपस में युद्ध करते थे, लड़ते भिड़ते रहते थे। तो यह सब बातें आपने हिस्ट्री के लेक्चर में सुनी होंगी। और हम देख सकते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर समस्या आती थी तो वह दरबार में जाता था, और दरबार में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दरबार लगते थे। जो राजा होता था वह न्यायाधीश की तरह कार्य करता था। और हम देख सकते हैं इसकी सलाहकार के लिए कुछ मंत्री भी हुआ करते थे, जैसे कि आज के हम कैबिनेट मंत्री देख सकते हैं, उसी प्रकार से हुआ करते थे। हालांकि हम देख सकते हैं कुछ विकसित व्यवस्थाएं भी यहाँ पर राजे रजवाड़ों के समय पर या राजतंत्र में देखने को मिलती, जिनके उदाहरण हम मौर्य काल से ले सकते हैं। तो मौर्य काल में एक विकसित व्यवस्था देखने को मिली, जो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। और इनके जो गवर्नर हुआ करते थे, जो इनके लिए जो शिक्षित किया गया था, वह कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा किया गया था, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के नाम से यह जानी जाती है। इसमें हम देख सकते हैं, एक आपको बुक देखी होगी अर्थशास्त्र, जो कि पॉलिटी की बुक हुआ करती थी। देखने में वह अर्थशास्त्र जैसी थी, लेकिन हम उसका नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन हम देख सकते हैं उसमें राज्य व्यवस्था की बहुत ही विकसित या सुव्यवस्थित जानकारी होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य को यह तैयार करते हैं और इस प्रकार का साम्राज्य विस्तारित करते हैं कि संपूर्ण भारत देश में अफगानिस्तान और यहाँ के हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों तक यह फैला हुआ था। मगध महाजनपद बहुत ही विकसित रूप यहाँ पर देखने को मिलता था। इसके बाद हम देख सकते हैं जैसे ही इसका पतन हुआ तो छोटी छोटी रियासतों में क्या हुआ, जो हमारा देश था वह बट गया। इन रियासतों की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो चोर चेल पांड आए, कई वर्षों तक इन्होंने शासन किया। फिर दिल्ली में हम देख सकते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर आती है, तब मुस्लिमों का यहाँ पर मुस्लिम शासकों का आगमन हो जाता है, जो कि वहाँ से निकल कर आते हैं, अफगानिस्तान फरगना जैसी रियासतों से निकल कर आते हैं। तो हम देख सकते हैं इन कबीलियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर आक्रमण किए जाते हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। दिल्ली सल्तनत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पर राजपूतों का शासन हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान का डिस्प्यूट होता है मोहम्मद गौरी के साथ, और गौरी के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे जो कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ होता है, यहाँ से गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। और गुलाम वंश के बाद हम देख सकते हैं कि सैयद वंश आता है, और इसके बाद हम धीरे धीरे जो वंशावलियाँ पढ़ते हैं तो यह बहुत ही छोटी रियासतें हुआ करती थीं। फिर इसके बाद एक रियासत आती है खिलजी। खिलजियों के द्वारा दक्षिण उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। खिलजियों के बाद हम देख सकते हैं कि फिर से व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं, छोटी छोटी रियासतें बनने लगती हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी में हम देख सकते हैं कि इनके साथ ही जैसे ही इनका जो आखिरी शासक होता था लोधी डायनेस्टी का, तो इस पर आक्रमण किया जाता है बाबर के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि बाबर का जैसे ही आक्रमण यहाँ पर होता है, तो बाबर के आक्रमण से मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद जहांगीर आता है, शाहजहां आते हैं, और फिर हम देख सकते हैं
कि इसी क्रम में बढ़ते हुए मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा शासन करता है और इनकी भी व्यवस्था अच्छी हुआ करती थी। इनके मंत्री जिस प्रकार की हम देख सकते हैं टोडरमल हुआ करते थे सलाहकार के रूप में। इनके यह जो थोड़ा संगीत है उसको भी बढ़ाकर चलते थे। उसमें हम देख सकते हैं कि तानसेन इनके दरबार में हुआ करते थे। तो बहुत सी बातें हमने राजतंत्र से संबंधित यहाँ पर समझी। और एक तरफ हम देख सकते हैं जब औरंगजेब का शासन आता है, जो कि हम देख सकते हैं कि राजतंत्र का लास्ट ही टाइम चल रहा था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि औरंगजेब का एक साइड होता है और दूसरी साइड हम देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी होते हैं। औरंगजेब अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं मुस्लिम शासकों के रूप में चलाते हैं और छत्रपति शिवाजी भी अपनी व्यवस्थाएं चलाते हैं। इनके भी अष्टप्रधान होते हैं, कुछ मंत्री हुआ करते हैं। तो यहाँ पर राज्य व्यवस्थाएं चल रही थी। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर यूरोप का आगमन हो जाता है, जहांगीर शाहजहां के समय पर ही धीरे धीरे आने लगे थे। पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा आया था उसने भारत की खोज की, यानी यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। और वहाँ से हम देख सकते हैं कि बहुत से व्यापारी भारत में आने लगे थे। और यह यूरोपीय आते आते क्या हुआ, इनको एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली, बहुत सारा धन देखने को मिला। और यह जो हम देख सकते हैं ब्रिटेन से निकल कर आ रहे थे और ब्रिटेन की जो कंपनियां हुआ करती थी वो यहाँ पर आ रही थी और यहाँ से ढेर सारा धन कहाँ पर ले जा रही थी, यूरोप में आते देख इन्होंने देखा कि यहाँ से तो धन अर्जित हो रहा है। तो हम देख सकते हैं जहाँ से भी हमें धन का प्राप्ति होती है वह हमारी आय का संसाधन बन जाता है। तो आय का साधन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया, उनको और अधिक प्रोत्साहित किया गया तथा इनको मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र सौंप दिए गए। तो हम देख सकते हैं कि अब क्या हो रहा था, यूरोपीय व्यवस्था भारत में जमने वाली थी। हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा धीरे धीरे रेगुलेशन किया गया अपना 1773 से ब्रिटेन के द्वारा भारत पर रेगुलेशन किया गया। और हम देख सकते हैं कि इनका कार्य क्या था कि आप जैसे भी करके पैसे लेके आइए। और कंपनियों के द्वारा यहाँ पर अत्याचार किए गए, शासकों को हड़पने तथा हड़प नीति के चलते यह क्या करने लगे, शासकों को हटाने लगे और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने लगे। तो हम देख सकते हैं इससे आक्रोशित होकर 1857 की क्रांति हो जाती है। और यहाँ पर भारतीयता की भावना पैदा इस प्रकार से होती है कि जैसे मान लो संपूर्ण भारत का यह क्षेत्र हुआ और इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी यूरोपीय आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और एक ही प्रकार का अत्याचार यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ हमारी मूल भावनाएं इतिहास से रहीं, जैसे मौर्य काल से हम समझते थे। और वेदों पुराणों में हम देख सकते हैं कि जो 4 मठ स्थापित किए हुए हैं वह भी एक तरीके से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक भारतीयता की भावना थी। जब एक प्रकार से सभी को प्रताड़ित किया गया तो हम देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना यहाँ पर जागृत हुई। राष्ट्रवादी भावना जागृत होने के चलते अभी हम क्या करना चाहते थे, भारत को आज़ाद करा के फिर से यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, 1857 की क्रांति विफल हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे चलते चलते क्या होता है, राष्ट्रीयता की मांग यहाँ से प्रारंभ हो जाती है और 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। 1947 से लेकर 1950 यानी 26 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और हम एक लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे थे जहाँ से हमारा देश निकल कर आता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास देश हो चुका था और व्यवस्थाएं हम कहाँ से ले रहे थे, ब्रिटेन से ले रहे थे। और ब्रिटेन से जैसे ही हमने व्यवस्थाओं को अपने यहाँ पर लिया तो हमने क्या समझा कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियाँ बनती हैं, किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियाँ बन कर निकल कर आती हैं विदेशों में। उसी प्रकार से हमने भी उनके रूल्स को फॉलो किया और हम देखते देखते आसपास के जो देश हुआ करते थे उनसे हमने कुछ कुछ बातें ली। लगभग हम देख सकते हैं बहुत सारे देशों के संविधान से हमने अपने संविधान में बातों को इंक्लूड किया। हम देख सकते हैं कि यदि कोई भी सरकार चलाना है तो सरकार के पास 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। सबसे पहले भूमि होनी चाहिए, भूमि के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने चाहिए, राजनीतिक दल होने चाहिए, ऐसी पार्टियाँ होनी चाहिए जो यहाँ पर आगे बढ़कर अपना राजतंत्र जो कि लोकतंत्र चलाने के लिए यहाँ पर कार्य कर सकें। और 2 चीज़ें हो गई, एक हो गई भूमि और एक हो गई स्थायी सरकार। और तीसरी बात हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देश को सार्वभौमिकता होनी चाहिए, यानी यहाँ डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए। तो इन तीनों के आधार पर यहाँ पर राजनीतिक पार्टी चल सकती थी। तीनों चीज़ें हमारे पास थी, संविधान हमारा बन चुका था और हम अपनी सरकार बनाना चाहते थे। तो हम देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, 1947 के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमको प्राप्त था। डोमिनियन स्टेट में क्या होता था, बड़े बड़े मुद्दे,
विदेशी समझौते हुए, फाइनेंस से रिलेटिव मुद्दे हुए, और डिसीजन लेने की जो शक्ति हुआ करती थी किसके पास हुआ करती थी? ब्रिटेन के पास हुआ करती थी। 1947 के बाद हम सॉवरन हो गए, सारी शक्ति हमारे पास आ गई। अब हम विदेशों से समझौते कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, डिफेंस हमारे पास था, यानी हम अपनी सेना भी रख सकते थे, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सार्वभौमिकता थी प्रत्येक चीज़ पर। तो हम देख सकते हैं कि अब हमारे यहाँ पर जो संविधान तैयार किया गया उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ रूल्स रखे गए कि हम अभी तो सरकार बना रहे हैं और भविष्य में हमें इसमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप समझिए कि राजनीतिक दल तैयार कैसे किए जाते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आंदोलन जो चलाए गए थे तो 1947 में अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करा लिया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई व्यवस्था हमारे देश में चलती थी तथा संविधान का गठन किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान को पूर्ण रूप से यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। अब भारत में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश था और इसे लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वीकार किया गया। लोकतंत्र की परिभाषा समझ लीजिए तो हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है वह होती है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यानी यहाँ पर सबसे ऊपर जनता होती है, जनता के द्वारा अपने नेता चुने जाते हैं। यदि वह विद्रोह कर दे तो नेताओं को हटा भी सकती है। 5 वर्ष में ऐसा समय आता है कि सरकारें गिर जाती हैं। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, अतः जनता द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा ही क्या चलाया जाता है? भारत का शासन चलाया जाता है। यानी अंतिम रूप से देखें कि भारत की जनता ही भारत का शासन चलाती है। अपनी सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वह सामने निकल कर आते हैं। कुछ पार्टियां होती हैं जिनकी अपनी एक विचारधारा होती है। उस विचारधारा को सामने रखते हुए यह क्या करती हैं? अपना प्रचार करती हैं और अपनी पार्टी को सुसंगठित करके क्या करती हैं? राजनीतिक दल का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। अब हम राजनीतिक दल के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो हमारे देश में दोहरी सरकार के प्रावधान हैं। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं दोहरी सरकार तो आप एक स्तर पर समझ लीजिए। यानी यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान है, जिसमें हम देख सकते हैं कि केंद्र एक हो गया, राज्य दूसरा हो गया, और पंचायत यानी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी तीसरी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर 3 त्रिस्तरीय सरकारों को चलाया जाता है। राज्यों के लिए हम देख सकते हैं विधायकों को चुना जाता है, और यह विधायक सदस्य के रूप में जब जाते हैं अपने सीएम को चुन लेते हैं। केंद्र में क्या होता है कि हम सांसदों को चुनते हैं और सभी सांसद मिलकर क्या करते हैं? अपने प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं। और हम देख सकते हैं इन्हीं सभी मेंबर्स के द्वारा किसको चुना जाता है? राष्ट्रपति जी को चुना जाता है। तो हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और अपनी अथॉरिटी को चुना जाता है। कुछ देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी चलता है, हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। अप्रत्यक्ष यानी हम सीधे प्राइम मिनिस्टर को या सीधे तौर पर हालांकि चेहरा तो होता है, सीधे तौर पर ना तो हम राष्ट्रपति को चुनते हैं ना हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, हम चुनते हैं अपने एमपी को। यानी हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी यहाँ पर सांसद को चुना और सांसदों के द्वारा अपना प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो यहाँ यह क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। और कुछ देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के देखने को मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि जो वोटिंग होती है वह सीधे जनता किसको करती है? अपने नेता को करती है, यानी अपने राष्ट्रपति को करती है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को चुना जाता है। आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा। अब हम राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल क्या होते हैं? तो राजनीतिक दलों की बात करें तो भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? आपने देखा होगा बीजेपी, जिसकी सरकार वर्तमान में है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। पूर्व में हम देखें यह जनता दल के नाम से उभर कर आया और धीरे धीरे हम देख सकते हैं इसको भारतीय जनता पार्टी कहा जाने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो सबसे पुराना दल, लगभग 70 वर्ष तक जिसने क्या किया? रूल किया, और यहाँ पर इनकी सरकार रही। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर निकल कर आती है, आम आदमी पार्टी तथा जनता विजू दल और शिवसेना जैसी पार्टियाँ आज हमारे यहाँ पर हैं। और हम देख सकते हैं कि यह पार्टियाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पर रूल कर रही हैं। कुछ राज्यों में इनकी सरकारें भी हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के विकास को लेकर अपने मुद्दे होते हैं, अपना एक मोटो लेकर चलते हैं कि हम इस नीति के अनुसार यहाँ पर कार्य करेंगे। जैसे कि मोदी का आपने नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। तो उसी प्रकार से कुछ अपनी विचारधाराओं को लेकर कोई पार्टी चलती है। राजनीतिक दल एक ही प्रकार की विचारधारा को रखने वाले लोगों का एक समूह होता है। हम देख सकते हैं कि आपकी कोई विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, मान लो एक आपकी विचारधारा है, और इस विचारधारा को लेकर कुछ व्यक्तियों का एक समूह बन जाता है, कुछ दलों का एक समूह बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक पार्टी कहते हैं।
यह पार्टियां इस मुद्दे के तहत संवैधानिक तरीकों से शक्ति लेने के प्रयास करती हैं। यानी अब इनका मोटो तो बन गया कि हमें सबको साथ लेकर चलना है और सबका विकास करना है। और अब देख सकते हैं कि यह संवैधानिक शक्ति लेने का प्रयास करते हैं, तो यह क्या करते हैं, अपना पर्चा भरते हैं और चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। और चुनाव में जैसे ही इनको क्या जीत मिलती है, उसके बाद यह क्या करते हैं, सत्ता में आकर अपना कार्य करते हैं। तो हम देख सकते हैं सत्ता में आने के बाद यह राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेंगे तो ही राष्ट्र का कल्याण होगा। यदि आप अपने मोटो पर चलेंगे तो वह उससे कुछ नहीं होने वाला। यानी आपको अपने मोटो जो भी आपका सबका साथ सबका विकास, यह जो बात है यह तो एक पॉजिटिव बात है। साथ ही आपको राष्ट्रीय महत्व पर ध्यान देना है, अपने राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसकी रक्षा करनी है, यह सब बातें आपकी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रकार को समझें तो 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। यह केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं की जा रही है, यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। तो हम देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 4 विचारधाराओं को समझेंगे। रिएक्शनरी पार्टी कहलाती हैं सुधारवादी, यानी जो सुधारवादी मुद्दों को लेकर चलती हैं। इनके उदाहरण हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुधारवादी नीति को लेकर चलती है, तो यह रिएक्शनरी पार्टी कहलाती है। अब हम कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में आपने देखा होगा, यूएस में इस प्रकार की पार्टी होती हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव पार्टी क्या कहलाती है, यथा स्थिति को बनाए रखने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की नीति को चलती हैं कि जिस प्रकार की स्थिति आज है उसी प्रकार की स्थिति को बनाए रखे हुए कार्य करना है, हमें किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसी में सुधार करेंगे। अब हम देखते हैं लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी का उदाहरण आप कांग्रेस को देख सकते हैं। यह सुधारवादी नीति को अपनाती है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम यहाँ पर सुधार करेंगे। रेडिकल पार्टी को देखें तो यह पार्टी अपने तरीके से कार्य करना चाहती है, इनका तरीका अलग होता है और देश के विकास के लिए यह कार्य करती हैं। तो 4 प्रकार की विचारधाराएं यहाँ पर चलती हैं। अब देशों में पार्टियों के प्रकार को देखें तो विश्व में 3 प्रकार की पार्टियां होती हैं। वो देश जहां एक ही प्रकार की सत्ता होती है, इसमें हम देख सकते हैं यूएसएसआर। वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि जो पुतिन जी हुआ करते हैं, व्लादिमीर पुतिन जी, वह हम देख सकते हैं 1935 तक चुने गए हैं। उन्होंने स्वयं के लिए क्या बना लिया है, उनका राष्ट्रपति। और हम देख सकते हैं कि यह विचारधारा यूएसएसआर, यानी कब की बात की जा रही है, जब यूएसएसआर संगठित रूप से हुआ करता था, जिसमें हम देख सकते हैं स्टालिन की सरकार हुआ करती थी। स्टालिन, उनके सामने आप देख सकते हैं कि हिटलर हुआ करते थे। और ब्रिटेन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन, उस समय पर भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, तो उस समय की यूएसएसआर की बात की जा रही है। और 19वीं सदी के अंत तक यह रहा। वो देश जहाँ पर 2 प्रकार की पार्टियां चलती हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका, तो यहाँ पर 2 प्रकार की पार्टियां चलती हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप 2 में से किसी को भी मतदान कर सकते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारा देश बहुत ही डाइवर्स है, यहाँ पर बहुत ही विविधता पाई जाती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम देख सकते हैं कि 20 पार्टियां निकल कर आती हैं। जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो विभिन्न विभिन्न लोग यहाँ पर पार्टियां निकल कर आई, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पार्टियां हुआ करती थी। हालांकि धीरे धीरे इन पार्टियों का अंत होता गया, नई पार्टियां बनती गईं। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप कितनी भी चाहें, जितनी चाहें, यदि आप आज भी चाहें तो आज अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। विश्व की सबसे अधिक पार्टियां किसके पास पाई जाती हैं, भारत देश के पास पाई जाती हैं। और यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चाइना जैसे इतने बड़े देश, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं, सेंसस के पहले की बात करें 2021 के पहले, जो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हुआ करता था, तो वहाँ पर भी सिंगल पार्टी रूल चलता है। आप देखते होंगे कि शी जिनपिंग के द्वारा भी अपना जो पद है उसको स्थायी कर दिया गया है। आप उसी पार्टी में से कोई नेता खड़ा हो जाएगा और उसको वोट दे सकते हैं, तो वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल चलता है। 2014 में केंद्र में 6 पार्टियां हुआ करती थी। 2014 में जब चुनाव होते हैं तो समीप वर्ती बात करें तो 14 के बाद 18 में हुए, तो इस समय पर 6 पार्टियां हुआ करती थी। राज्य में 24 तथा 197 अन्य पार्टियां हुआ करती थी। राज्यों की बात करें तो राज्य में 24 पार्टियां हुआ करती थी और 197 अन्य पार्टियां हुआ करती थी। भारत में विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियां हैं, जैसे हम देख सकते हैं लेफ्ट, सेंट्रलिस्ट और राइट पार्टी, लेफ्ट की पार्टी, राइट की पार्टी, ऐसी कुछ पार्टियां होती हैं, तो अलग अलग विचारधाराएं रखती हैं।
इसके बारे में हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। कम्युनल पार्टी की देखें तो कम्युनल पार्टी और नॉन कम्युनल पार्टी भी होती हैं। हमारे देश की विविधता के कारण यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ चल रही हैं। हमारे देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार बनी रही। 1967 में क्या होता है, जनता दल निकल कर आता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं जनता दल की सरकार बनती है। आगे चलकर अन्य पार्टियां भी अपना दबदबा बनाने लगी। जैसे ही हम देख सकते हैं नॉन कांग्रेस सरकार यहाँ पर निकल कर आई तो लोगों को यह विश्वास था कि इस पार्टी को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे ही एक बार क्या होता है, कुछ परिवर्तन आता है तो लोग क्या हो जाते हैं, मोटिवेटिव हो जाते हैं। मान लो कोई एमपी है और एमपी से कोई भी ऐसा कोई नेता निकल कर नहीं आता है या फिर कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, तो क्या बातें चलने लगती हैं कि इस राज्य से तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कोई व्यक्ति यदि यहाँ से निकल कर आता है, कोई निचले क्षेत्र से निकल कर आता है, तो यहाँ पर कोशिशें प्रारंभ हो जाती हैं। मान लो पता चलता कि बड़े घर का कोई राजतंत्र में कोई बेटा ही प्रधानमंत्री बनता, तो क्या होता कि भारत में और पार्टियां निकल कर नहीं आती। तो हम देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर हमारे जो नेता हुआ करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी निकल कर आते हैं, जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से आया करते थे। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जिनको कहा जाता है कि इतिहास में इन्होंने क्या बनाया है, चाय बनाई है और इस प्रकार की बातें की जाती है, तो कहाँ से निकल कर हमारे नेता आते हैं। इससे क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां मोटिवेट होती रहती हैं। और हम देख सकते हैं यह एक ही व्यक्ति के चेहरे पर भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। यानी जैसे मोदी जी का चेहरा है, उस पर भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और उसके अनुसार ही इनको मतदान प्राप्त हो जाता है। तो यह थोड़ा सा अपवाद है, यहाँ पर इस प्रकार के भी कार्य किए जाते हैं। हमारे देश में धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के आधार पर भी पार्टियां बनती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के उदाहरण में हम देख सकते हैं शिवसेना, महाराष्ट्र में इनका अच्छा खासा दबदबा था और इनके लिए वोट प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग, जो कि जातीय पार्टी के नाम से जानी जाती है। हिंदू महासभा, हिंदूवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है। क्षेत्रीय दलों के विस्तार की बात करें तो क्षेत्रीय दलों के विस्तार का उदाहरण है डीएमके तथा एआईएम। तो यह जो पार्टियां हैं, यह क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्र विशेष पर इनको अच्छा खासा मतदान प्राप्त होता है। हमारे देश में एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता है जो कि संपूर्ण देश को विकास की राह पर ले सके। तो इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं और प्रत्येक पार्टी क्या करना चाहती है, अपने क्षेत्रवाद से निकलकर अपने राष्ट्रवाद की बात करना चाहती है। पूरे राष्ट्र में यह विकास की बात करना चाहते हैं, तो इनका मोटिव होता है। विदेशों में हम देख सकते हैं विपक्ष की पार्टी के पास क्या होता है। अब हम थोड़ा सा विदेशों की बात करें तो विपक्ष की जो पार्टी होती है उनके पास पूरा अच्छा खासा क्या होता है, पूरा मैनिफेस्टो तैयार होता है। इनके पास अपने डिफेंस मिनिस्टर और देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर हुए, सारे के सारे जो मिनिस्टर एक स्थायी सरकार में होते हैं, तो उसी प्रकार से जो विपक्ष की पार्टी होती है उसके पास भी उसी प्रकार के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो डिफेंस का ऑफिसर होगा, जो पक्ष की पार्टी में डिफेंस का ऑफिसर होगा, यह उसके साथ कंसल्ट करके, उसके साथ विचार विमर्श करके क्या करेगा, कार्य करेगा। तो हम देख सकते हैं जैसे ही एक सरकार गिरती है और तो दूसरी सरकार वहाँ पर जम जाती है, चूँकि इनको एक दूसरे के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और हमारे देश में क्या होता है कि जो यहाँ पर नई सरकार बनकर आती है, उस सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, फिर मिनिस्टर गठित किए जाते हैं, नए नए मिनिस्टर बनाए जाते हैं और इस प्रकार से वह कार्य को समझने में भी 1-2 वर्ष का समय लगा देते हैं। और हम देख सकते हैं कि बीच में भी मिनिस्टर का तबादला किया जाता है, उनको बदला जाता है। तो ये थोड़ी कमियां खामियां हमारे यहाँ पर हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। भारत में विपक्ष केवल आलोचना करने का कार्य करता है। हम देख सकते हैं कि इसके द्वारा जो सत्ता में पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी आलोचना की जाती है और सत्तारूढ़ पार्टी दूसरी पार्टी को गिराने का प्रयास करती है। ये दोनों एक साथ रहकर कार्य नहीं करती। जबकि विपक्ष का कार्य क्या होना चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी को सलाह देना होना चाहिए, सरकार द्वारा किए हुए अनैतिक कार्यों की आलोचना करनी चाहिए तथा उन कार्यों को करने से रोकना चाहिए। अब हम देख सकते हैं राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी। तो हमारे यहाँ पर यह जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसमें हम देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यह पार्टियां हमारे यहाँ पर हुआ करती हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर पार्टियां हैं और किस प्रकार से आप पार्टियों को बना सकते हैं। आगे के लेक्चर में और आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त की होगी, किस प्रकार से पार्टियों का निर्माण होता है, इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, सारी जानकारी आपको बताएंगे। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहे स्टडी गाइड बाय मनी पांडित और करते रहें अपना अध्ययन।
ऐसे बच्चों तक लेक्चर्स को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।